एक्चुअली मैं भी ये पूछना चाहूँगा कि मैं कितना मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट करूँ? मतलब वो कंपैरिजन जो होता है अलग-अलग कंपनीज़ के इंश्योरेंस पे, वो प्रीमियम के आधार पे होता है। कम प्रीमियम कहाँ की पड़ रही है, फिर वो क्वालिटी नहीं देखेंगे, वो ब्रांड नहीं देखेंगे, वो फीचर नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कि कहाँ हम 1000 2000 रुपए बचा सकते हैं, इवन 500 रुपए बचा सकते हैं, या फॉर दैट मैटर कोई भी एक्स अमाउंट हम लोग बचा सकते हैं। तो जब भी मुझसे कोई ऐसा पूछता है क्वेश्चन कि मिनिमम कितना कर सकते हैं, तो मैं उसका आंसर वही करती हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में हम बात करें, तो आपको मिनिमम कॉर्पस कितना बनाना है। जितना आपको मिनिमम कॉर्पस बनाना है उतना मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, जितना आपको मैक्सिमम कॉर्पस बनाना है उतना आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कीजिए। चीज़ होती है बहुत सारे लोगों में एक बड़ी इम्पोर्टेंट बीमारी होती है, वो बीमारी ये होती है, जो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था उसी से रिलेटेड ये थोड़ा-सा है, एक कम इंश्योरेंस लेने की बीमारी। तो ये जो लोग एक ले सकते हैं या अपने लिए उतना एडिक्वेट कवर कर सकते हैं, एलिजिबल भी हैं उसके लिए, फिर भी वो उन उतने कवर पे नहीं जाते हैं, एक कम कवर ही लेके रखते हैं। तो ये चीज़ से या इस तरह का कोई एक्सपीरियंस आपको मिला है कभी? नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर हमारी स्पेशल सीरीज़ जिसमें दीप्ति जी हमारे साथ हैं। दीप्ति जी जो है वो फिन्वेस्ट्री फर्म की फाउंडर हैं, जो कि देश-विदेश में लोगों को इन्वेस्टमेंट्स की सर्विसेज़ प्रोवाइड करती हैं। दीप्ति जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। राइट। दीप्ति जी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, या लोग सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए या कोई म्यूचुअल फंड में हो या इंश्योरेंस में हो, सबसे पहले ये देखते हैं कि यार कम से कम कितना करना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना करना है। तो ये क्या मतलब चीज़ है, थोड़ा-सा बताइए। मिनिमम एक्चुअली मैं भी ये पूछना चाहूँगा कि मैं कितना मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट करूँ? सही बात है। जैसे मैं दोनों तरीके की बात आपको करती हूँ। इन्वेस्टमेंट में अगर जैसे इन्वेस्टमेंट करना हो किसी को भी, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि मिनिमम टिकट साइज़ क्या है? मिनिमम अमाउंट कितना है? अगर एसआईपी भी करनी है, तो मिनिमम कितने की कर सकते हैं? अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो मिनिमम कितने का कर सकते हैं? वो एक सबसे पहला क्वेश्चन होता है। दूसरा, इंश्योरेंस में जब हम बात करते हैं तो लोगों का कंसंट्रेशन इस पे होता है कि प्रीमियम, दो चीजें, एक तो मिनिमम कितनी हो सकती है, दैट इज वन। दूसरा ये कि कम से कम कहाँ से मिल सकता है। मतलब वो कंपैरिजन जो होता है अलग अलग कंपनीज के इंश्योरेंस पे, वो प्रीमियम के आधार पे होता है। कम प्रीमियम कहाँ की पड़ रही है, फिर वो क्वालिटी नहीं देखेंगे, वो ब्रांड नहीं देखेंगे, वो फीचर नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कि कहाँ हम 1000 2000 रुपए बचा सकते हैं, इवन 500 रुपए बचा सकते हैं, या फॉर दैट मैटर कोई भी एक्स अमाउंट हम लोग बचा सकते हैं। तो मिनिमम पे बड़ा फोकस रहता है लोगों का। तो जब भी मुझसे कोई ऐसा पूछता है क्वेश्चन कि मिनिमम कितना कर सकते हैं, तो मैं उसका आंसर वही करती हूँ कि अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में हम बात करें, तो आपको मिनिमम कॉर्पस कितना बनाना है। जितना आपको मिनिमम कॉर्पस बनाना है उतना मिनिमम आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, जितना आपको मैक्सिमम कॉर्पस बनाना है उतना आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कीजिए। कोई भी आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप अपना पूरा सेविंग अकाउंट खाली करके और इन्वेस्टमेंट करो, या अपनी पेमेंट लाइबिलिटीज को अवॉइड करके आप करो। लेकिन आप ये देखो कि जो भी आपका पेमेंट लाइबिलिटीज है या जितना भी आपका इमरजेंसी फंड है, उसके बाद आपका कितना बचा। और पेमेंट लाइबिलिटीज मतलब एक्चुअल लाइबिलिटीज, उसमें फिर वो बात डिस्क्रिशनरी वाले वो आइटम नहीं होने चाहिए कि हमें ये पसंद आया हमने ये खरीद लिया, या हमें ये अच्छा लगा हमने वो कर लिया, ये एंजॉयमेंट कर लिया, वो वाली सारी चीजें नहीं। मतलब जो एक्चुअल लाइबिलिटीज है कि हमें अपना घर का रेंट या ईएमआई पे करनी है, हमें बच्चों की फीस पे करनी है, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना ही है, ग्रोसरी लानी ही है, या जो भी एक्स वाई जेड पेमेंट लाइबिलिटीज होती है, उतना एक्सक्लूड करके और प्लस इमरजेंसी फंड रख के फिर कितना कॉर्पस बच रहा है, अब उसमें से हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं वो आप देखो। दूसरा, रही बात इंश्योरेंस वगैरह साइड की, तो इंश्योरेंस में भी ये रहता है कि जो प्रीमियम कंपैरिजन रहता है मिनिमम पे रहता है, तो वो मिनिमम पे प्रीमियम कंपैरिजन करने की जगह आप क्वालिटी ब्रांड देखिए, क्योंकि जब क्लेम सेटलमेंट होगा, तो उस टाइम पे जो अच्छे ब्रांड्स है, जो क्वालिटी कंपनीज है, जो जिनमें फीचर्स अच्छे हैं, भले उनके प्रीमियम अच्छे हो लेकिन क्लेम सेटलमेंट वो स्मूथली करेंगे, सॉरी वो क्लेम सेटलमेंट स्मूथली करेंगे।
तो हमें अगर क्लेम के लिए अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीमियम ना देखें, हम बाकी 4 एडिशनल चीज़ें भी देखें। बराबर। मतलब इसमें ये एक यूज़र को या एक इन्वेस्टर को ये एक समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीमियम का अमाउंट या मेडिक्लेम की प्रीमियम का अमाउंट या इंश्योरेंस की प्रीमियम का अमाउंट जिसका कम आ रहा है वो हम लोग ले लें, उसके बजाय वो उसे उसके फीचर्स को भी देखना चाहिए, उसके कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट रेशियो को भी देखना चाहिए, फिर उस कंपनी की क्या रेपुटेशन है, क्या ब्रांडिंग है, उसको भी देखें और उसके बाद में फिर चीज़ों को समझें, एनालाइज़ करें और फिर आगे बढ़ें। एक बात आपने बड़ी अच्छी कही कि आपको कितना मिनिमम कॉर्पस क्रिएट करना है, उतना आप मिनिमम इन्वेस्ट कर लें और कितना आपको मैक्सिमम कॉर्पस इन्वेस्ट करना है, उतना आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर लें। तो यूजुअली इसके बाद में आपको क्या आंसर सुनने को मिलते होंगे यूज़र्स के? नहीं, फिर यूज़र्स या तो कुछ आंसर करते नहीं है, स्माइल कर देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि अच्छा चलो अभी तो आप बताओ ना मिनिमम कितना कर सकते हैं, फिर उस हिसाब से हम कर लेते हैं। और तीसरी कैटेगरी के लोग ये होते हैं जो समझते हैं इन चीज़ों को और समझ के फिर वो प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं, तो उनके कॉर्पस भी बड़े बनते हैं। क्या होता है कि एक टेम्पटेशन होता है मतलब हर टाइम पे कि अच्छा बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, चलो अभी ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, एक जो डिज़ायर्स के लिए रहता है। और दूसरा ठीक है, आज पैसा बच रहा है तो हम इतना खरीद लें अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, या हम इतना इन्वेस्ट कर दें फ्यूचर के हिसाब से। तो जो ज़रूरी है उससे पहले जाना चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल कभी करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन पहले जो अपना नीडेड इन्वेस्टमेंट है, वो करने के बाद फिर जो बचता है, मतलब आपने पेमेंट लायबिलिटीज़ का क्लियर कर दिया, उसके बाद आपने अपना इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने अपना प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर लिया और उसके बाद अगर कुछ बचता है, तो आप ज़रूर उसको अपने डिज़ायर्स के लिए कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा बहुत कम बच रहा है और मेरी डिज़ायर्स तो फुलफ़िल नहीं हो रही, तो इनकम सोर्स बढ़ाने पे ध्यान दीजिए। कैसे आप कोई एग्ज़ैक्टली। अगर आप किसी जॉब में हो तो कैसे आप उसी जॉब में रह के बेटर आप काम करके प्रमोशन लेके और अपनी सैलरी इंक्रीज करवा सकते हो, या किसी दूसरी जॉब में जा सकते हो अगर आपको वहां लगता है कि ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस नहीं है, प्रोस्पेक्ट नहीं है तो, या अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें अपनी अर्निंग्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। काइंड ऑफ अपना एक्सपेंस रिड्यूस करने की, मतलब एक्सपेंस रिड्यूस आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं करना है तो आप अपनी इनकम बढ़ाने पे ध्यान दीजिए। लेकिन कहीं भी आप इंश्योरेंस में, इन्वेस्टमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, क्योंकि ये ही आपके फ्यूचर के लिए पिलर्स हैं। राइट। और एक और चीज़ होती है बहुत सारे लोगों में एक बड़ी इम्पोर्टेंट बीमारी होती है, वो बीमारी ये होती है, जो मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था उसी से रिलेटेड ये थोड़ा-सा है, एक कम इंश्योरेंस लेने की बीमारी। तो ये जो लोग एक ले सकते हैं या अपने लिए उतना एडिक्वेट कवर कर सकते हैं, एलिजिबल भी हैं उसके लिए, फिर भी वो उन उतने कवर पे नहीं जाते हैं, एक कम कवर ही लेके रखते हैं। तो ये चीज़ से या इस तरह का कोई एक्सपीरियंस आपको मिला है कभी? बहुत बार मिलता है, बहुत लोगों में होता है। अगर जब जैसे हम टर्म प्लान की बात करते हैं या मेडिक्लेम की बात करते हैं, तो जब भी मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि नहीं आपका इतना एलिजिबिलिटी बन रहा है, आपकी इनकम और आपकी एज के हिसाब से, तो आपको इतना टर्म प्लान लेना चाहिए। बट वो उतने उस अमाउंट पे कभी नहीं जाते हैं, वो हमेशा उससे कम वाला ही अमाउंट लेते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि प्रीमियम चली जाएगी तो इसका क्या मतलब, वो अनसर्टेनिटीज को, मतलब देखो कोई भी ये सोच ही नहीं पाता है कि मतलब अनसर्ट, मतलब ऐसे एकदम से कभी अनफॉर्चुनेटली कोई डेथ हो गई, तो कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, तो उसकी कल्पना ही लोग नहीं करना चाहते हैं। जैसे अगर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लोगों को क्या लगता है कि मार्केट तो हमेशा अप जाएगा, वो डाउन जा सकता है, हाँ ठीक है जा सकता है, लेकिन जाएगा ही, ये लोग सोच ही नहीं पाते हैं। हमारा राइट। इन्वेस्टमेंट तो बढ़ ही जाएगा, मार्केट तो बढ़ ही जाएगा। दिस इज लाइक वैसे ही होता है, अरे लाइफ अभी तो बहुत जीना है, हमें कुछ नहीं होगा, हम तो फिट है, हमारे साथ तो भगवान कुछ नहीं गलत करेगा, हमने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, टाइप ऑफ जो भी फिलोसॉफीज रहती है वो बताते हैं हमको। बट मतलब इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस वही तो है कि जो चीज़ें अनफॉर्सीन है, जो आपको नहीं पता है, जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो,
उसके अगेंस्ट ही तो आप इंश्योरेंस ले रहे हो, तो फिर आप एडिक्वेट हम्म, इंश्योरेंस लो, कम मत लो। जितनी राइट। आपका एलिजिबिलिटी मिले। अब आप ये सोचो, हर कोई 8-10 करोड़ का टर्म प्लान नहीं ले सकता। जिसकी एलिजिबिलिटी बनेगी ना वो ही ले सकता है, लेकिन लोग बराबर। फिर भी नहीं समझते हैं। और प्रॉब्लम कहाँ आती है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सपोज करो कोई इंसान है जिसकी इनकम है 35 लाख रुपीज पर एनम। अब उसकी फैमिली का ऑब्वियसली वो लाइफस्टाइल उसी हिसाब का रहेगा। वो उसी हिसाब के खर्चे करेंगे, उसी हिसाब के इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसी हिसाब से वो जिएंगे। अब अचानक सोचो उस फैमिली मेंबर का कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से डेथ हो गई। अब वो 35 लाख बिकम जीरो। अब हम्म, अगर आपका टर्म प्लान है सिर्फ 1 करोड़ का, तो आप सोचो कि आप अपना 1 करोड़ से आप जो भी एफडी करोगे, सपोज एक अगर अपन बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सॉरी, तो आपने एफडी भी की, आपको 7-8% जो भी आपका इंटरेस्ट मिला उससे, तो 1 करोड़ पे आप कितना इंटरेस्ट आप ईयरली जनरेट कर रहे हो? 8 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपए के आसपास का, है ना? और आप सोचो वर्सेस आप कितना कमा रहे थे? 35 लाख। तो 35 लाख वर्सेस 8 लाख, हम्म, कहाँ थे और कहाँ आप आ गए? एग्जैक्टली। तो आप ये सोचो आपकी फैमिली कैसे उस चीज को कॉप अप करेगी। आज आपका अगर सैलरी 35 लाख रुपए है तो ऑब्वियसली आपके बच्चे भी कम से कम 4-5 लाख रुपए की फीस वाले स्कूल में जाते होंगे। आप हर मतलब हर सैटरडे संडे नहीं पर एटलीस्ट मंथ के 2 सैटरडे संडे आप बाहर जाते होंगे। अच्छा, फिर रेस्टोरेंट्स भी ऐसे नहीं कि आप सिंपल रेस्टोरेंट में चले गए। आप अपनी अ, जो भी आपका नेटवर्थ है उस हिसाब से आप उस लेवल के रेस्टोरेंट्स में जाते होंगे। आप उस लेवल की शॉपिंग करते होंगे। आप अपनी फैमिली मेंबर्स को या रिलेशनशिप में आप उस हिसाब का व्यवहार मेंटेन करते होंगे। शादी ब्याह में उस हिसाब के गिफ्ट देते होंगे। उसके बाद आपके मदर फादर अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो उनका वो सारा खर्चा। वाइफ अगर वर्किंग है तो ठीक है, नहीं है तो उनका खर्चा। और बच्चों का तो जो आगे आने वाला भविष्य है ही, मतलब कितनी सारी चीजें हैं जो आपके नहीं रहने से कितनी ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। ये हम्म, चीज सोचना बहुत जरूरी है। और आपकी जो लेवल की इनकम है वो लेवल की इनकम के लिए अगर आपने प्लानिंग नहीं की, प्लान भी आपने नहीं बनाया, तो आपकी फैमिली कितना सफर करेगी। और सबसे ज्यादा जो सफर करेगा वो आपके बच्चे। आप सोचो कि अगर किसी के बच्चे ऐसी मतलब बड़ी अच्छी स्कूल में है जहाँ पे 4-5 लाख रुपए फीस है या 3 लाख रुपए भी फीस है, और कल को अगर अनफॉर्चुनेटली किसी का अगर वो डेथ हो जाता है और अब वाइफ भी वर्किंग नहीं है या है पर उतना उस लेवल की वर्किंग नहीं है, वो नहीं अफोर्ड कर सकती 3 लाख रुपए की फीस, वो नहीं अफोर्ड कर सकती है 4-5 लाख रुपए की फीस। अब वो बच्चों को निकाल के एकदम आप फिर सिंपल स्कूल में डाल दो, क्या परिणाम होगा बच्चों पे? क्योंकि आपने उनको मतलब जो सपने दिखाए हैं, जिस लेवल का लाइफस्टाइल आपने उनको शुरू से प्रोवाइड कराया है, अब वो एकदम से यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ आ गए, तो मतलब ऊपर से नीचे गिर गए एक तरह से। वो कैसे एडजस्ट करेंगे? बराबर। तो वो एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती है। दूसरा, अगर हम मेडिक्लेम के टर्म पे बात करें तो लोग अभी भी 3 लाख 5 लाख के इंश्योरेंस की इंक्वायरी करते हैं। ज्यादा हो गया तो 10 लाख का इंश्योरेंस लेना, नहीं इससे कुछ नहीं होगा। आप सोचो कॉम्प्लिकेटेड जो सर्जरीज होती है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिली हूँ जिनको अचानक से ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, कि कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ, ऊपर से नीचे कोई ऐसा गिरा कि उसकी कुछ नस दब गई तो पैर एकदम उसका मतलब पैरों से चलना उसका बंद हो गया, एकदम पैरालाइज हो गया उसका पैर या समथिंग, जो भी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। अब ऐसी कोई भी सिचुएशन हो जाए तो आप सोचो कि इलाज के लिए कितना खर्चा लगेगा। अगर सर्जरी बोल दी डॉक्टर ने तो कितना खर्चा लगेगा। किसी को एकदम कैंसर हो गया तो कैंसर में मतलब जो कीमोथेरेपीज और वो सब रहती है, तो ट्रीटमेंट कॉस्ट क्या है? क्या आपने कभी उसको देखा है? तो वो देख कर अपना मेडिक्लेम आप लोग प्लान करो। मैं ऐसा हर इन्वेस्टर को बोलती हूँ, मतलब भगवान ना करे आपके साथ ऐसा कुछ भी हो, पर हम्म, हुआ तो हम क्यों टर्म प्लान, क्यों एग्जैक्टली। मेडिक्लेम ले रहे हैं? कि अगर हुआ तो अगर हुआ तो फिर सफिशिएंट कवर लो। हम्म, अगर आज आप 30 के हो, 40 के हो, अब अभी आपको सपोज कुछ भी नहीं है, बट एक आने वाले 10 साल 15 साल बाद अगर कुछ भी मेडिकल इमरजेंसीज आपकी स्टार्ट होती है, एक्सपेंसेस इस टाइप के होते हैं, तो क्या 5 लाख 10 लाख का कवर सफिशिएंट है उस टाइम के हिसाब से? नहीं होगा ना। तो आपको कम से कम अपना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ऐसे
मेडिकल इंश्योरेंस के साथ जो कम से कम आपको 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़ का कवर दे। और टाइम के साथ आपको अपना टर्म प्लान और अपना मेडिक्लेम और अपने इन्वेस्टमेंट्स सभी को आपको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। आपने जहाँ से शुरू किया था वहीं से एग्जैक्टली वहीं पे आप एग्जैक्टली नहीं रह सकते हो। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाना है, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपको अपना इंश्योरेंस भी बढ़ाना है, आपको टर्म प्लान का कवरेज भी बढ़ाना है और आपको मेडिक्लेम का कवरेज भी बढ़ाना है। ये नहीं कि आपने 1 करोड़ का टर्म प्लान ले लिया, हो गई कहानी खत्म। नहीं, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही है, तो आपको आपका टर्म प्लान भी बढ़ाना पड़ेगा, मेडिक्लेम भी बढ़ाना पड़ेगा और बढ़ाना ही होगा। नहीं बढ़ाया तो फिर सफर आप ही करोगे, आपकी फैमिली ही करेगी। राइट, एब्सोल्युटली। बड़ी आपने इम्पोर्टेंट और आंखें खोल देने वाली डिटेल और इन्फॉर्मेशन शेयर करी कि वाकई में लोगों को अपने इनकम सोर्स के हिसाब से या एडिक्वेट इंश्योरेंस या एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी। तो यहाँ पर लोग कभी भी अब मिनिमम की बात ना करें, यहाँ पर वो ये पूछें कि मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। तो जी। दीप्ति जी, आज आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल आपने शेयर करी, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इसी सीरीज में और भी फर्दर टॉपिक के ऊपर आपसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। जी, जाते-जाते बस मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको बोला कि इनकम के साथ में अपने को मेडिक्लेम और टर्म प्लान का कवरेज भी बढ़ाना है, वैसे ही अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं पर भी कर रहे हैं, तो आपको अपना वो जो मंथली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, वो भी आपको बढ़ाना चाहिए। अगर म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, आप एसआईपी कर रहे हैं, अगर आपने आज 5,000 की एसआईपी से शुरू किया है, तो ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर आप उसको 5,000 की ही रखो। हर महीने अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपके एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना चाहिए। तो इस बात पे भी आपको ध्यान देना चाहिए कि एवरी ईयर जब भी आपका सैलरी बढ़ता है तो उस प्रोपोर्शन में आप अपना एसआईपी भी बढ़ाओ, या अगर आप जो भी कोई दूसरे सोर्स ऑफ इसमें एवेन्यू में इन्वेस्ट करते हो तो उस एवेन्यू के हिसाब से जो भी टिकट साइज होंगे उनको आप बढ़ाओ, सो दैट आप इन्फ्लेशन को बीट कर सको, आप अपना कॉर्पस अच्छा बना सको। तो वो भी एक बहुत जरूरी चीज है जो लोग भूल जाते हैं। एक जो पर्टिकुलर अमाउंट की एसआईपी कर ली वो कर ली, उसके बाद फिर वो उसको बढ़ाना ही भूल जाते हैं। तो वो एक बराबर चीज बहुत जरूरी है। बराबर। चलिए, थैंक यू दीप्ति जी, और फिर आपसे फर्दर मिलेंगे, जुड़ेंगे और बात करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।